हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जंक्शन पे। तो आज देखेंगे हम लोग बिहार सचिवालय रिलेटेड मोस्ट 50 क्वेश्चन जो इस श्रृंखला का टेस्ट सीरीज 9 होगा। इससे पहले 1 से लेकर आप लोग को 8 तक बता चुके हैं। जो लोग वो सब वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, या इसकी ये वीडियो का लिंक में आपको ये सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं श्रृंखला का टेस्ट सीरीज 9। जो लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है। ऑप्शन है बाणभट्ट, कलहन, दंडिन या भरत मुनि। तो जो नाट्य शास्त्र है वो भरत मुनि की रचना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए, नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है। यही है नाट्य शास्त्र जो बुक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। कौन जो है वो हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, सुसीमा जलधारा, बेंगुएला की जलधारा और मोजाम्बिक की जलधारा। तो जो है हिंद महासागर की गर्म एवं स्थलीय जलधारा वो है मोजाम्बिक की जलधारा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। देखिए, हिंद महासागर के अस्थायी गर्म जलधाराएं निम्न है, जैसे दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, गहुल हास की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा। नोट, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो जलधारा है और हिंद महासागर की जो जलधारा है वो ठंडी है, ये याद रखिएगा। यहाँ गर्म पूछ रहा था इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि दक्षिण अल्पास पर्वत किस देश में स्थित है। तो जो दक्षिण अल्पास पर्वत है वो किस देश में है। ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। तो जो दक्षिण अल्पास है वो न्यूजीलैंड में है, जो कि पर्वत है। आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका कि दक्षिण अल्पास पर्वत न्यूजीलैंड की प्रमुख पर्वत श्रेणी है, जबकि अल्पास मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। अल्पास पर्वत जो है, अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है उसको बोलते हैं माउंट ब्लैक, जो कि फ्रांस में स्थित है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। जो राष्ट्रपति रखता है किस अनुच्छेद के समक्ष रखता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 283। तो जो वित्त आयोग की सिफारिश पर संसद के प्रत्येक सदन में जो समक्ष रखवाता है वो किस अनुच्छेद के तहत। तो ये आ जाएगा आपका 281 के तहत। अब बात कर लेते हैं वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का गठन होता है किस अनुच्छेद के तहत। तो ये भी याद रखिएगा 280 के तहत। लेकिन उसको संसद के समक्ष रखवाता है उस किस अनुच्छेद के तहत। तो वो 281 के तहत। कन्फ्यूज नहीं होना इसमें, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो भी आप लोग को बताए थे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत वाला बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपात संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, गलत वाला बताना था। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित कर दी जाती है, नहीं ये नहीं गलत है। राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है, गलत वाला बताना था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका बी होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए कि राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित नहीं की जाती है, अपितु वे संघ की कार्यपालिका में पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। मतलब इसको केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। संघ की कार्यपालिका नियंत्रण में हो जाता है जब ये लग जाता है राष्ट्रीय आपात का। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होनी चाहिए।
किसका बात बोल रहा है? ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष। तो जो ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में, ग्राम सभा किसी पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर गठित होती है। मतदाता के पंजीकृत होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अतः ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए भी 18 वर्ष होनी चाहिए। ये बात याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन है 14, 15, 16 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है आपको सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है वो अनुच्छेद 16 है। राइट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में कि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में सभी के लिए सभी नागरिकों की अवसर की समानता प्रदान करता है। अपवाद स्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग इससे संबंधित है अनुच्छेद 16 से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक कर्तव्य में या मौलिक अधिकार और राजनीतिक दोनों में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, वो समान कार्य के लिए समान वेतन, वो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। राज्य के लिए नीति निर्देशन तत्व DPSP, राइट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 घ में यह प्रावधान किया गया है कि पुरुषों एवं स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भाग 4 में याद रखिएगा। भाग 4 का जो है किस अनुच्छेद में है? तो 16 से लेकर 51 तक जो है वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व में समाहित है, ये भी याद रखिएगा। भाग पूछे तो 4 और अनुच्छेद पूछे तो 36 से लेकर 51 DPSP है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो कौन जो है वो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षा तो समवर्ती सूची में है, पहले नहीं था लेकिन इसको अब शिक्षा को समवर्ती सूची में कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 को। फिर वन भी समवर्ती सूची में है। परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची में है, लेकिन जो जन स्वास्थ्य है वो परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में नहीं आता। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, गलत वाला पूछ रहा था। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, देखिए शिक्षा परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, जन स्वास्थ्य जो है वो राष्ट्र सूची का विषय है। देखिए संघ सूची में पहले कितना विषय थे? 97, अभी कितना हो गया? 100। राष्ट्र सूची में पहले कितना थे? 66, अभी कितना हो गया? 61। समवर्ती सूची में पहले कितने था? 47, अब कितना हो गया? 52 विषय हो गया। ये तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित रहता है? लोकसभा में कितना सीट जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रखा जाता है? ऑप्शन है 131, 109, 39, 85। तो जो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो रखा जाता है सीट वो 131 है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए पहले कि लोकसभा में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए कुल 131 सीट आरक्षित है। लोकसभा में टोटल 545 सीट है, जिसमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें जो है वो जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो टोटल मिला देंगे तो आपको ये हो जाएगा, टोटल कितना वो हो जाएगा आपका 131, याद रखिएगा। अनुसूचित जाति में कितना है? 84 और अनुसूचित जनजाति में बोले तो 47 है। ये भी अलग अलग सेपरेट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्यात, वस्तु एवं सेवा दोनों का निर्यात या तस्करी के सामान का निर्यात। जो ये अदृश्य निर्यात होता है उसका अर्थ है सेवाओं का निर्यात। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला होगा। देखिए अदृश्य जो सेवा है वो निर्यात सेवा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है
कि गिल्ट एंड मार्केट निम्नलिखित में किसके व्यापार से संबंधित है। ऑप्शन है ऋण पत्र से, धातु से, कृषि उत्पादन से या सरकारी प्रतिभूति से। तो जो ये है गिल्ट एंड मार्केट वो सरकारी प्रतिभूति से संबंधित है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। देखिए इसमें कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस वही दिया वो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए कि यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है। ऑप्शन है मुद्रा प्रसार में वृद्धि होगी, मुद्रा प्रसार में कमी आएगी, मुद्रा प्रसार में कमी या वृद्धि कुछ भी हो सकता है, या मुद्रा प्रसार यथावत रहेगा। तो देखिए केंद्रीय बैंक द्वारा जब रेपो दर में वृद्धि होगा तो मुद्रा प्रसार में जो है वो डिक्रीज होने लगा, कमी आने लगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, रेपो दर में वृद्धि किए जाने पर ऋण ब्याज दरों में वृद्धि होती है, जबकि जिसके परिणाम स्वरूप साख सृजन की प्रतिक्रिया में कमी आती है, अतः मुद्रा जो है वो कमी होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा जो है वो बांग्लादेश से मिलता है। ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। तो देखिए इन सब राज्य है जो ये टोटल 5 राज्य से जो बांग्लादेश से मिलता है, जिसमें मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, एक और राज्य कौन है वो पश्चिम बंगाल है। टोटल 5 राज्य मिलते हैं जो बांग्लादेश से मिलते हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। 1 2 3 4 सब होगा इसमें आंसर। बांग्लादेश तो दिया हुआ, ये आपका पश्चिम बंगाल दिया हुआ नहीं है। टोटल 5 राज्य है जो बांग्लादेश से मिलता है। राइट आंसर इसका डी वाला होगा। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए कि बांग्लादेश की सीमा से 5 राज्य को मिलता है। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है धात्विक खनिज के लिए, कोयला के लिए, पेट्रोल के लिए या उपयुक्त सभी। तो जो ये है गोंडवाना क्रम की चट्टानें वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला होगा। देखिए गोंडवाना क्रम के चट्टाने का निर्माण कार्बोनिक फेरम में जुरासिक काल के बीच हुआ था। गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में के नाम पर हुई। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान में ही पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। तो देखिए उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना होगा इसको। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बता देता आप लोग को। पहले इसमें थर्ड होगा, फिर सेलवास होगा, फिर आपका पेम्पास होगा, फिर आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा पेम्पास। पेम्पास के बाद पेम्पास होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला होगा, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कि लानोस कहाँ है, तो ये वेनेजुएला में है। वेलवास कहाँ है, तो अमेजन बेसिन में है। कैंपोस कहाँ है, तो ये है ब्राज़ीलियम। और पम्पास कहाँ है, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो यह है महाराष्ट्र में स्थित। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन कि सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य को अब जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी के लिए एकमात्र अभयारण्य है। ये इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूरब से पश्चिम की ओर पहाड़ी का सही क्रम बताना है। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन मिसमी, ओबर और मीरी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। पश्चिम से पूरा बताना था, इसलिए राइट आंसर इसका डी वाला सही है। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि पालघाट दर्रा किन 2 राज्य के बीच स्थित है। तो जो पालघाट दर्रा है ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो जो ये है आपका पालघाट दर्रा वो केरल और तमिलनाडु के बीच है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी वाला राइट होगा। देखिए पालघाट दर्रा नीलगिरी एवं अन्नामलई पहाड़ी के बीच स्थित है। यह दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है।
खाल घाट, भोर घाट और पाल घाट पश्चिमी घाट में स्थित 3 प्रमुख दर्रे हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन। तो जो ये है गांधार एवं मथुरा कला का शैली का जो विकास हुआ है वो आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ। राष्ट्रीय आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, राइट आंसर। देखिए एक्सप्लेनेशन, कुषाण शासक कनिष्क ने, इसका आंसर कनिष्क हो जाएगा आंसर। कनिष्क ने समय उत्तर पश्चिम सीमा के क्षेत्र में गांधार एवं मथुरा क्षेत्र में मथुरा कला का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन है? जो दक्षिण भारत में स्थित है। ऑप्शन है चेंदी, कुरु, असमक या कम्बोज। तो जो दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद है वो असमक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए असमक जनपद जो है दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और यह दक्षिण भारत के एकमात्र जनपद है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा कब की गई? ऑप्शन है 1333, 1334, 1335, 1336। तो जो ये हरिहर और बुक्का 2 भाई थे उन्होंने ही विजयनगर की स्थापना करवाया था। कब करवाया था? तो 1336 में। ऑप्शन डी वाला राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में हरिहर बुक्का 2 भाई ने तुंगभद्रा नदी के तट पर करवाया था, ये याद रखिएगा। कभी कभी नदी पूछ देता है तो तुंगभद्रा नदी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 23 है कि निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? ऑप्शन है टी.एन. मदलियार, टी.एम. नायर, टी. राज चेट्टी या ई.वी. रामास्वामी नायर। तो जो जस्टिस आंदोलन से नहीं जुड़ा था वो था ई.वी. रामास्वामी नायर। राइट आंसर इसका डी होगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन 24 है कि वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस का सरकार नहीं बना था? कब का बात बोला? 1937 का। ऑप्शन है बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत या मध्य प्रांत। तो देखिए ये बंगाल में कांग्रेस का सरकार नहीं बना था, राइट आंसर इसका ऑप्शन ये होगा। बात हो रहा था 1937 का। 1937 में चुनाव में कांग्रेस में 5 प्रांतों जिसके मद्रास है, संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रांत है, बिहार है, उड़ीसा है, ये सब बहुमत प्राप्त किए थे, लेकिन आपका बंगाल में नहीं हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, लियोन टॉल्स्टॉय, अरविंद घोष। तो जो ये है निष्क्रिय विरोध, ये अरविंदो घोष के सिद्धांत का प्रतिपादन था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। इसके अनुसार जब तक अंग्रेज भारत छोड़कर चले नहीं जाते हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 26 है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समांतर सरकार की स्थापना नहीं हुआ था? ऑप्शन है तामलुक, सतारा, गोरखपुर, बलिया। तो जो नहीं हुआ था आपका गोरखपुर में नहीं हुआ था, इसका आंसर ऑप्शन सी वाला होगा। देखिए गोरखपुर मतलब यूपी वाला एरिया में नहीं हुआ था, इसका आंसर ऑप्शन यहाँ देख लीजिए। बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 27 है भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन है आनंद पाल, भीमदेव द्वितीय या पृथ्वीराज चौहान। तो जो मोहम्मद गौरी को जो प्रथम बार पराजित किया था वो था भीम द्वितीय, इसका आंसर ऑप्शन सी वाला होगा राइट आंसर। कब किया था वो भी देख लीजिए। 1178-79 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात की राजधानी अलीगढ़ पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात के चालुक्य वंशीय शासक भीम द्वितीय थे, मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। मोहम्मद गौरी की
भारत में यह पहली पराजित थी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में आरोपी में किसे फांसी दिया गया था। आरोप में जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 में, उसमें किसको फांसी दिया गया था। ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, अरविंद शर्मा या मुजफ्फर खां। तो देखिए संबंधित है प्रफुल्ल और चाकी और खुदीराम बोस, लेकिन खुदीराम बोस को ही सिर्फ फांसी दिया गया था क्योंकि प्रफुल्ल चाकी जो थे वो अपने आप को गोली मार लिया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा खुदीराम बोस, क्योंकि इसी को फांसी दिया गया था। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी द्वारा मजिस्ट्रेट किमफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद खुदीराम बोस को फांसी दी गई, जबकि प्रफुल्ल चाकी को खुद से गोली मार लिया था, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा खुदीराम बोस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रेतियावाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन है पंजाब, बिहार, बंगाल और मद्रास। तो जो यह है रेतियावाड़ी बंदोबस्त ये मद्रास में हुआ था, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हो वही चीज़ यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भगत जवाहर मल किस विद्रोह या आंदोलन का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह, अहोम विद्रोह, पाइका विद्रोह या कोका विद्रोह। तो जो ये किया था ये कोका विद्रोह का किया था। कोका विद्रोह का आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए भगत जवाहर मल के द्वारा कोका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, जो कि पश्चिम पंजाब में कोका विद्रोह की शुरुआत भगत जवाहर मल एवं उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। ऑप्शन है अरविंद घोष, सैयद अहमद खान, रमेश चंद्र दत्त और सुरेश चंद्र बनर्जी। तो जो ये धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, जो कि दादा भाई नौरोजी का था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ये विश्वास नहीं करता था, बाकी तीनों करते थे। देखिए एक्सप्लेनेशन, सर सैयद अहमद खान दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए दांडी मार्च कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था, ये तो पता है। और ऑप्शन देख लेते हैं कौन वायसराय होगा। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिंगलिथगो, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड विलिंगटन। तो देखिए लॉर्ड इरविन का शासनकाल कब से कब था, तो इनका शासनकाल था 1926 से लेकर 1931 तक। तो 1930 में दांडी मार्च हुआ था, तो इन्हीं का शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। इसका कुछ नहीं पता रहेगा, गवर्नर जनरल का डेट अगर मालूम रहेगा सबका डेट, तो आप यहाँ से भी आसानी से आपको इसको ऑप्शन से छांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए पहले कि इस सत्याग्रह कार्यक्रम में जिसमें गांधी जी समेत 78 लोग ने ये अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्री तट पर गांव डांडी तक पैदल चला था। कितना किलोमीटर, 380 किलोमीटर, जो कि 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर इसको तोड़ दिया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखने और उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत किया गया था। तो ये किया गया था आपका ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो जो नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत किया गया था ये आपका अलाउद्दीन खिलजी, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अस्थायी सेना रखने एवं उनको नगद वेतन देने की शुरुआत की गई थी। साथ ही सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन है जैमिनी, कनाद, चार्वाक या बादरायन। तो जो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे वो बादरायन थे, तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला राइट आंसर होगा। देखिए उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायन थे। जैमिनी पूर्व मीमांसा एवं वादान जो था जिसको उल्लू बोलते हैं वो वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक थे। अगर पूर्व मीमांसा बोलता तो इसका आंसर क्या हो जाता आपका
जेमिनी, लेकिन उत्तर मीमांसा बोला है इसलिए बदरायन इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा है जो नहीं है केमिकल चेंज का? तो जो नहीं है वो आपका जल का जल में परिवर्तन, ये फिजिकल है, बोल रहा है कि केमिकल नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला राइट आंसर होगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, इसको एक और देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं कि एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर का एक पारसेक के बराबर होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। ये सेम यहाँ एक्सप्रेशन दिया हुआ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं कि किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि समान होती है? ऑप्शन है चाल, द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा या संवेग। तो जो सब के लिए समान भौतिक राशि समान होती है वो आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। गैस के गतिज सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए एक औसत ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 38 है कि मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? किसका? मनुष्य के आहार नाल का। तो इसका ऑप्शन है मुख्य गुहा, आमाशय, यकृत, आंत। तो जो इसका भाग नहीं है वो आपका यकृत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़िएगा एक बार थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 39 है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क या थैलेमस। जो मानव मस्तिष्क में स्मरण जो क्षमता होता है वो सेरिब्रम में होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला होगा, सेरिब्रम। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सेरिब्रम के बारे में, इसको एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो नहीं वाला बताना है कि जो यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। तो है कौन, पहले देख लेते हैं। देखिए ईस्ट है, मानव भी है और पादप भी है, लेकिन जीवाणु बैक्टीरिया नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला होगा, बैक्टीरिया नहीं होता है। देखिए यूकेरियोटिक में कौन कौन होता है? ईस्ट होता है, मानव होता है, पादप, कवक आदि होता है। और प्रोकैरियोटिक में जीवाणु होता है आपका, नीलहरित होता है, शैवाल होता है। किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है, जो कि ऑप्शन में था बी, डी वाला जीवाणु। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है, ना कि यूकेरियोटिक भी है। इसका आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि शरीर का समन्वय प्रणाली है कौन है? तो ये है आपका आंसर तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस यही है, इसको देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रा क्या होता है? ऑप्शन है हर्ज, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर। तो जो तरंग दैर्ध्य उसका एसआई मात्रा मीटर होता है। एक तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एंगस्ट्रम का सिंबल है। क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है तीरंदाजी, टेबल टेनिस, जूडो, वॉलीबॉल। तो जो चीन का राष्ट्रीय खेल है वो आपका टेबल टेनिस है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला होगा। देखिए चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, जबकि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। यही पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी था? जल को कठोरता बनाने के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी था, यह क्वेश्चन है। तो ये आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम दोनों है। कैल्शियम और मैग्नीशियम तो दोनों हैं। बात कर लेते हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 20 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? तो 12 होता है। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन नंबर कितना होता है? तो होता है 2882, याद रहेगा। और मैग्नीशियम का कितना होता है? तो 2, 8 और 2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा कॉन्फ़िगरेशन नंबर, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए।
45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 45 है कि लालटेन की बत्ती से केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर जाता है? तो केशवत क्रिया के कारण जाता है, बत्ती के कोशिका क्रिया के कारण जाता है, या केशवत बोल देगा तो वो भी राइट आंसर होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला होगा। देखिए, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशवित कहते हैं, इसी कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 46 है कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो परमाणु का नाभिक का जो आकार होता है 10⁻15 होता है। अगर त्रिज्या पूछ देता कितना होता तो होता आपका 10⁻12 मीटर, दोनों मीटर में। ठीक है, याद रखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक का आकार पूछ रहा था तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला होगा, 10⁻15 मीटर। अगर त्रिज्या पूछा था तो 10⁻12 मीटर होगा। याद रखिएगा ये पॉइंट। देखिए, नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है, लेकिन परमाणु का जो त्रिज्या होता है वो 10⁻10 होता है, 10⁻10 होता है, ना कि 15 होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है एसी के लिए, डीसी के लिए, दोनों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सिर्फ एसी के लिए होता है। अल्टरनेटिव करंट के लिए होता है, डायरेक्ट करंट के लिए नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं कि टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो टूथपेस्ट बनाया जाता है वो कैल्शियम फास्फेट के द्वारा बनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक बार देख लीजिए इसको, एक्सप्लेनेशन को। क्वेश्चन नंबर 49 है कि स्तंभ खो से मिलाना है। तो देखिए, इसको मिला लेते हैं, राइट आपको बता ही देते हैं इसमें। देखिए, जो पाचन तंत्र है वो आपका 3 में चला जाएगा, भोजन का पाचन में। परिसंचरण तंत्र, तो ये रक्त से संबंधित होगा, तो ये रक्त परिवहन हो जाएगा। जनन वाला किस में हो जाएगा? तो जनन वाला वंश जो होगा उससे हो जाएगा। और तंत्रिका तंत्र, ये आपका शरीर के कार्यों को नियंत्रण करता है, उसमें चला जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका भारत ने जो पहली बार स्वर्ण पदक जीता था वो 1928 में जीता था। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, 1928 को। तो ये था जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपको सचिवालय में और बिहार बीपीएससी 67th वाला में काम आएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।